हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन द चैनल सर्वम इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, मैं अमित गहलोत और आप मेरे साथ पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, this is very important to understand the basic fundamentals of organic chemistry. Also, this is very important for IIT, JEE, NEET, NTSC and as well as for your board examination. So, take your pen, notebook. स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं GOC दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, GOC 1 और GOC 2। GOC 1 में हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कार्बन आयन और टोटोमेरिज्म। इसको भी हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले हम कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और एरोमेटिसिटी और ये चार हम बाद में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, GOC स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी रिएक्शन हम लिखते हैं तो उसको हम दो पार्ट्स में लिखते हैं। एक होता है हमारा लेफ्ट पार्ट रिएक्शन का और दूसरा रिएक्शन का पार्ट होता है कौन सा, हमारा राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और राइट पार्ट को बोलते हैं हम प्रोडक्ट पार्ट। लेफ्ट पार्ट भी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक होता है हमारा सबस्ट्रेट और दूसरा होता है हमारा रिएजेंट और सबस्ट्रेट को हम ऐसे समझेंगे, कोई भी रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक कोई भी सबस्ट्रेट होगा उस पर कोई रिएजेंट आके अटैक नहीं करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सभी के घर में नमक होता है NaCl जब तक एक बॉक्स में रखा होता है उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है। वो जैसे हमने स्टोर किया था वैसे का वैसे ही हमें मिल जाता है, ठीक है। लेकिन कभी अगर NaCl आपने देखा होगा इन्वायरमेंट में ओपन कंडीशन में रह जाता है तो उसके पास एक थोड़ी सी नमी इकट्ठा हो जाती है। वो नमी क्या होती है कि जो हमारा इन्वायरमेंट में वाटर होता है H2O होता है, वो क्या होगा NaCl को इन्वायरमेंट में देख के उस पर आके क्या करेगा, अटैक होगा और NaCl क्या हो जाएगा, एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और उसके पास क्या होगा, तो क्या होगा कि सबस्ट्रेट क्या होता है जिस पर अटैक होता है और रिएजेंट क्या होता है जो अटैक करता है। यानी कि सबस्ट्रेट को हम लिख सकते हैं इस तरह से, ऑन विच बीइंग अटैक और रिएजेंट क्या होता है, विच अटैक्स। लेकिन इसके तुरंत बाद ही प्रोडक्ट नहीं बन जाते हैं। प्रोडक्ट बनने से पहले हमारे क्या बनते हैं, कुछ स्पीसीज बनते हैं जिनको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट इतने शॉर्ट लिव्ड होते हैं कि समटाइम हम इनको डिटेक्ट कर पाते हैं, और समटाइम्स हम इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्रोडक्ट पे पहुँचने से पहले आपने देखा होगा बहुत सारी रिएक्शंस आपने की होंगी, बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने लैब में बनाए होंगे अभी तक, 10th में, 11th में, 12th में। जो लोग 11th में हैं वो बनाने वाले हैं लेकिन 10th में बनाए होंगे, और जो 12th में या कुछ ड्रॉपर्स भी होंगे आप सब में, तो उन्होंने क्या होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए होंगे और आपने पढ़ा भी होगा कुछ प्रोडक्ट्स मेजर होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स माइनर होते हैं। ये चीज़ मैं आपको नहीं भी बताने वाला हूँ, आपको नहीं पता लगेगी कि कोई चीज़ प्रोडक्ट का मेजर पार्ट कौन सा होता है और माइनर पार्ट कौन सा होता है। इस चीज़ को आगे जाके डिटेल में भी बताऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगी, आपको पता चलेगा, खुद से बताएंगे आप कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनने वाला है, कौन सा प्रोडक्ट माइनर बनने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोई प्रोडक्ट होगा आपका P, तो एक प्रोडक्ट आपका मेजर होगा और एक होगा आपका माइनर। तो पता कैसे चलेगा, तो आउट ऑफ मैनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स that product will be measure whose intermediate more stable। यानी कि जिस भी प्रोडक्ट का इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर बनेगा, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है, एवरी कंपोनेंट वांट टू स्टेबल। कोई भी कंपोनेंट होगा वो स्टेबल होना चाहेगा। हमारी केमिस्ट्री इसी चीज़ पर डिपेंडेंट है पूरी की पूरी, कि हर कंपोनेंट अपने आप में स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल होने के लिए उसको क्या करना होगा, जितने भी रिच रिएजेंट सेंटर होंगे वो किसको सर्च करेंगे, जो डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिएजेंट सेंटर होंगे। और जितने भी डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिएजेंट सेंटर होंगे वो किसको सर्च करेंगे, रिच इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर को सर्च करेंगे। इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी
4 पार्ट में डिवाइडेड है। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, और इसी में हम आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे रेजोनेंस, इसको मैं एक अलग से भी क्लियर करूंगा। और अभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में भी मैं आपको पूरा समझाऊंगा इसको, और लेकिन एक अलग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको अलग से भी कवर करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इसको एच से इफेक्ट डिनोट करते हैं। और एक है अपना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये 4 आपके परमानेंट इफेक्ट में आते हैं। ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा उस पर परमानेंट इफेक्ट होता है। कौन सा होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है। और ये आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, ये टेम्पररी इफेक्ट होता है, टेम्पोररी इफेक्ट होता है। ओके, आगे चलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, ठीक है। यानी कि अगर मैंने कोई 4 कार्बन चैन का कोई कंपाउंड लिया है, ठीक है, तो उसमें एक मैंने हैलोजन ग्रुप ऐड कर दिया है, ठीक है, यानी कि एक हैलोजन। तो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? जितने भी हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं हम लोग जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, तो क्या होगा, ये जो पेयर होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ये अपनी तरफ क्या कर लेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। और जैसे अट्रैक्ट करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? पार्शली निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिस तरह से इस पर पार्शली निगेटिव चार्ज आया है, तो इस पर क्या आ जाएगा? इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पार्शली पॉजिटिव चार्ज। फिर इसके नेक्स्ट कार्बन पे थोड़ा और कम पार्शली पॉजिटिव चार्ज ही फील करेगा। इसके नेक्स्ट कार्बन पे और थोड़ा कम पार्शली पॉजिटिव चार्ज फील करेगा। और लास्ट में चलते चलते ये क्या होगा? ये इस पर नेग्लेजिबल, यानी कि फील नहीं करेगा, नेग्लेजिबल होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? ये चार्ज क्या होगा? लास्ट तक अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या है? परमानेंट और पार्शली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट पार्शली या परमानेंट टुवर्ड किसकी तरफ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाना, डिस्प्लेसमेंट हो जाना, उसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? इट अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। जैसे मैं क्लियर कर चुका हूँ, अगर कोई भी कार्बन है, मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। अगर एक मैं कोई एल्केन लेता हूँ, तो इसमें क्या होगा? जितने भी कार्बन्स हैं, जितने भी हाइड्रोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा वहीं पे ये अराइज होगा। इट ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फेयर। ये किस में होता है? केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स में ये नहीं होता है। ये जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, ये क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा। यानी कि ये क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। और इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं हम कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये क्या है? अपने जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी क्या है? ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है एल्केन्स आर नॉन पोलर। पोलर है तो एल्केन है, और पोलैरिटी अगर डिफरेंस अगर है तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा या नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एल्केन ले लेता हूँ। एल्केन कुछ इस तरह से। एल्केन क्या होते हैं? 2 तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं, एक एंटी और एक कोज। एक एंटी और एक कोज। कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे पोलैरिटी कितनी होगी? 0 एंटी। और यहाँ पे गोज की पोलैरिटी कितनी होगी? 0। इसको मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। कोई एक कंपाउंड है जिसमें ए और बी, कोई भी चार्ज शिफ्ट होता है तो यहाँ पे अगर पार्शली निगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वहाँ पे पोलैरिटी अगर शो होती है, यहाँ से यहाँ तक अगर शिफ्ट हो जाता है, पोलैरिटी शो होती है। म्यू क्या होता है? आपने पढ़ा है Q into D। D क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस।
और Q क्या है अपना चार्ज कूलाम। ठीक है, तो हमें केवल इतना बताना है कि अगर पोलैरिटी है तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और पोलैरिटी नहीं है तो नॉन पोलर है तो इंडक्टिव इफेक्ट कितना होगा अपना 0 होगा। इंडक्टिव इफेक्ट को आगे समझते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट हमारे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से तरह के होते हैं वो देखते हैं। एक होता है अपना प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है अपना माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ERG, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। माइनस आई इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इसको EWG बोलते हैं, और एक इसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी इसकी होती है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। एल्किल ग्रुप जनरली क्या होते हैं? एल्किल ग्रुप जनरली होते हैं आपके प्लस आई ग्रुप, यानी कि जैसे जैसे कार्बन होंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आई इफेक्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसके साथ एक एग्जांपल और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। जैसे जैसे डिग्री ऑफ कार्बन बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे डिग्री ऑफ कार्बन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। डिग्री ऑफ कार्बन बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं व्हेन वी इंक्रीज डिग्री ऑफ कार्बन प्लस आई इफेक्ट will also increase, क्लियर है इतनी बात। इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है? अगर कोई ग्रुप ओवरऑल निगेटिव चार्ज रखता है तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इरेस्पेक्टिव हो जाएगी। यानी कि हमारा प्लस चार्ज क्या होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कोई ग्रुप ओवरऑल निगेटिव चार्ज रखता है तो हमारा प्लस आई इफेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के काम करेगा। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा मेटल Mg मैग्नीशियम। इस पर क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये चार्ज क्या होगा, इधर इस साइड में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमारा ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन होगा और हमारा एक ग्रुप है COO माइनस ग्रुप, तो इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, मैक्स इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं माइनस आई ग्रुप। यू नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे कौन सा इफेक्ट हमें प्रेजेंट करेंगे, माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट करेंगे। जैसे मेरे कोई कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड है, ठीक है, नेक्स्ट कार्बन पे मैं इधर ना लिख के इसको इधर लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। आगे दूसरे कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड हैं, और नेक्स्ट कार्बन पे डिग्री ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। यानी कि जैसे यहाँ पे देख लेते हैं
यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड है तो हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो sp3 होगा। यहाँ पे कौन सा होगा, sp2। और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp होता है। तो यहाँ पे s करेक्टर कितना है, 50%। यहाँ पे s करेक्टर कितना है, यहाँ पे s करेक्टर कितना है, 33.33%। और यहाँ पे s करेक्टर कितना है, 25%। यानी कि s करेक्टर सबसे ज़्यादा किस में है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, sp नाइट्रोजन। यहाँ पे से sp नाइट्रोजन की होगी, उससे कम किसकी होगी, sp2 नाइट्रोजन की होगी। और लास्ट में सबसे कम किसकी होगी, sp3 नाइट्रोजन की होगी। इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आपके पास अगर दो एग्जाम्पल आ जाते हैं कि sp3 नाइट्रोजन और sp3 कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो आप कहाँ पे टिक करके आएंगे एग्ज़ाम में, sp3 नाइट्रोजन। ठीक है, इस तरह से sp2 नाइट्रोजन और sp2 कार्बन की होगी। इसी तरह से sp नाइट्रोजन और sp कार्बन में भी आपको नाइट्रोजन में ही करनी है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो देखे जाते हैं एग्ज़ाम्स में वो एक्सेप्शन से भी बन जाते हैं, तो एक्सेप्शन को भी हमें भूलना नहीं है। एक्सेप्शन की बात करें तो sp3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी sp कार्बन से। ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखेंगे और कभी एग्ज़ाम में आता है तो इसको ठीक करके आएंगे। इसका एक मैं बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी ग्रुप ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज रखता है, आप एग्जाम्पल देखेंगे, अगर कोई एलिमेंट है -I की बात कर रहे हैं, अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और एक है अपना नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो इसमें -I इफेक्ट किस पे ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे। अगर +I इफेक्ट की बात करें तो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से ज़्यादा +I इफेक्ट शो करता है। इसी तरह से CD3 +I इफेक्ट ज़्यादा शो करता है CH बॉन्ड से। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो बॉन्ड एनर्जी होती है CD बॉन्ड की वो CH बॉन्ड से ज़्यादा होती है। इसका जो मेन रीज़न वो ये है कि जो D होता है, जो ड्यूटेरियम होता है, वो ज़्यादा हैवी होता है, तो उसका लेस वाइब्रेशनल कोफिशिएंट होता है, एक्सटेंट होता है। इसकी वजह से जो CD बॉन्ड होता है वो स्ट्रोंगर होता है, मोस्ट स्ट्रोंगर होता है CH बॉन्ड से। इसका ये रीज़न है। I इफेक्ट के एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं। कार्बोकैटायन होंगे जिसपे जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक p ऑर्बिटल इस पे बैकेंट होता है, और एक कार्बन होगा हमारा R1, एक होगा हमारा R2, एक कार्बन होगा हमारा R3। क्लियर है। और ये क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। ये हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, इस बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितनी है, 1 2 3। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितनी हुई है, 3। कोई लोन पेयर है इस पर नहीं है तो 0। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इस पर, 0। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2। शेप कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कार्बोकैटायन कितने होते हैं, 6। तो ये अगर इस पर 6 इलेक्ट्रॉन वाला अगर कोई स्पीशीज है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और अगर I इफेक्ट की बात करें तो +I ग्रुप की प्रेजेंस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। और -I ग्रुप की प्रेजेंस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विल बी डिक्रीज। क्लियर है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो 3 डिग्री कार्बोकैटायंस होते हैं और 2 डिग्री होते हैं, 1 डिग्री होते हैं, और मिथाइल कार्बोकैटायन होते हैं, मिथाइल कार्बोकैटायंस होते हैं। तो जहाँ पे नंबर ऑफ डिग्री +I ग्रुप ऐड होंगे, जितने +I ग्रुप ऐड होंगे, यानी कि ये एक +I ग्रुप है, इस पे ये +I ग्रुप है, ये एक +I ग्रुप है, और यहाँ पे कोई भी I ग्रुप कार्बोकैटायन पे ऐड होंगे, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा इसका, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा इसका 321।
321 होगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। क्वेश्चन है आपके लिए, अगर इसको मैं फर्स्ट बोल दूँ, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, तो आपका ये सोल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। होप कि आप सभी लोग मुझे बताएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का एक एग्जांपल पढ़ा था। एक कार्बन है, यहाँ पे ड्यूटेरियम ऐड है और एक कार्बोकैटायन है और इस पे हाइड्रोजन एडेड है। कोई भी कार्बोकैटायन है जो हाइड्रोजन एडेड है, तो इसमें स्टेबिलिटी इस तरह से कुछ। इसके सेकेंड एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो कार्बन आयन क्या होता है, जैसे कि नाम से पता है कि किसी भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज होने के साथ साथ क्या होगा, एक इस पर पी ऑर्बिटल होगा जो कि फिल्ड पी ऑर्बिटल होगा, और इस पर क्या होगा, एक इस तरह से एक लोन पेयर होगी, और क्या होंगे इस पे और इसमें क्या होंगे कुछ इस तरह से कोई भी एल्किल ग्रुप ऐड होंगे। क्या है ये, कुछ एल्किल ग्रुप ऐड है। और कितने एल्किल ग्रुप ऐड होंगे इसमें, 3 एल्किल ग्रुप ऐड होंगे। इस तरह से एल्किल ग्रुप ऐड होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, कार्बन आयन हुआ। कार्बन आयन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या होंगे, हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जैसे सारे स्पीसीज होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पे, 3 हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस पे, कुछ भी नहीं। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा। शेप कौन सी होगी, पिरामिडिकल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कार्बन आयन कितने होंगे, 8, जिस पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके ऑक्टेट में, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट होगा। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। माइनस आई ग्रुप की प्रेजेंस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या होगी, बढ़ेगी। प्लस आई ग्रुप की प्रेजेंस में कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज। कोई कार्बन है, सॉरी कार्बन आयन है, उस पर क्या होगा, माइनस आई ग्रुप हम उस पर ऐड कर देते हैं। कार्बन आयन पे। चलिए, अगर मैं इसको फर्स्ट बोलता हूँ और इसको सेकंड बोलता हूँ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको बताना है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपको बताना है। तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, तो प्लस आई इफेक्ट किस में ज़्यादा होगा, फर्स्ट में ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है हमारा, इस तरह से होगा। क्लियर है, कोई डाउट्स रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपका फर्स्ट है, चलिए इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताइए। इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा कुछ इस तरह से। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इज
डोमिनेंट ओवर स्ट्रेंथ। ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको मुझे क्वेश्चन बताना है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इन तीनों में आप मुझे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये आपके लिए दो क्वेश्चन है, एक जो कार्बो कैटायन में मैंने आपको और एक ये जो मैंने आपको कार्बे नायन में आपके लिए दिया है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताने वाले हैं। इनके बारे में बात करते हैं आई इफेक्ट की। तो लास्ट एप्लीकेशन है अपनी फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करूँगा मैं। तो फ्री रेडिकल कैसे होते हैं? फ्री रेडिकल कुछ इस तरह के होते हैं। रेडिकल की बात करें तो एक कार्बन है, उस पर एक पी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? एक पी ऑर्बिटल होता है उस पर, और जो क्या होगा, हाफ फिल्ड होगा। और ये 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से एडेड होगा, R1, R2, और R3। ठीक है गाइस, और ये होते कैसे हैं? ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, सभी की तरह, सभी स्पीसीज की तरह हाईली अनस्टेबल होते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? जैसे अभी बताया मैंने, 3 होते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होते हैं? लोन पेयर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 1 होते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 0। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp2। शेप कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट फ्री रेडिकल कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन जिस पर हों तो वो कैसी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। प्लस आई ग्रुप की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और माइनस आई ग्रुप की प्रेजेंस में स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होगी? डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल पर आएंगे तो फ्री रेडिकल है जिस पे 3 प्लस आई ग्रुप एडेड है, उस पर 3 प्लस आई ग्रुप एडेड है। और एक जिस पर 2 प्लस आई ग्रुप एडेड है, और एक जिस पर एक ही प्लस आई ग्रुप एडेड है। और एक वो जो जिस पर एक भी प्लस आई ग्रुप एडेड नहीं है। ऐसे फ्री रेडिकल को क्या बोलते हैं? ऐसे फ्री रेडिकल को बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, और ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल होगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसकी भी होगी कुछ इस तरह। ठीक है, करें इसके एग्जाम्पल की बात करें। इसको मैं फर्स्ट बोलता हूँ, इसको सेकंड, और इसको थर्ड बोलता हूँ। तो इसका आंसर होगा, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। तो आंसर होगा इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगी सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, और उसके बाद थर्ड। कुछ इस तरह से इसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगी। और तो देन उसकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी।
और ये कौन सा ग्रुप होगा, -I ग्रुप होगा। जैसे कि